अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फराद केस की समाअत हुई। पुलिस अहमद फराद को पेश करने में भी नाकाम रही और कोई मंतकी जवाब फराहम करने में भी नाकाम रही है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पंजाब में हतक इज़्ज़त बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जबकि इस पर अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है और अपोजिशन की जानिब से जो तरामीम दी गई थी उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि काफ़ी अरसे से सियासी मंजरनामे 8 फरवरी के बाद सियासी मंजरनामे पे धुंधलाए हुए थे, उनको पार्टी सदारत का ओहदा भी वापस किया गया और इसके साथ साथ वो बाकायदा तौर पर अब मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी हद तक वो सियासी माहौल में असरात मुरतब करेंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उनके हवाले से केस की भी समाअत हुई है। ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं उसामा गाजी, समीना पाशा, एहतशाम कियानी और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं मैं शो में। और समीना पाशा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शायर अहमद फराद का केस काफ़ी दिनों से जो है सख्त रिमार्क्स जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। आज भी बड़े सख्त रिमार्क्स जो है वो अदालत में सामने आए हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक उनको पेश करने में भी नाकाम रही है और जवाब जब तलब किया गया तो जवाब देने में भी नाकाम नजर आ रही है। आप क्या समझती हैं इस मामले में? हुकूमत या मुताल्लिका जो सिक्योरिटी इदारे हैं या इवन की वजारत दाखिला वो ब्लैंक नहीं दिखाई दे रही? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो समाअत है बड़ी हंगामा खेज थी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं और जितनी एग्रेसिव टोन उनकी नजर आ रही है थ्रू आउट इस केस में, उससे तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये बात कि उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया या उनको अभी तक लोकेट क्यों नहीं किया गया, उससे मुतालिक जो अहमद फरहाद की अहलिया हैं उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ये बताया है कि उनसे कांटेक्ट किया गया और उनसे ये कहा गया कि उन्हें छोड़ देते हैं अहमद फरहाद को इस बुनियाद के ऊपर कि आप ये केस वापस ले लें, और जो भी उनके साथ डील करने की मामला तय करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद अभी जो हुक्मनामा जारी हुआ है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, जो अदालती ऑर्डर आया है, वो और भी ज्यादा अब क्लैरिटी से चीजों को इंडिकेट कर रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से कहा है कि उनके हुकाम को शामिल तफ्तीश किया जाए। अब कल की जो हियरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें ये देखना होगा, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा को भी उन्होंने तलब किया है जाती हैसियत में, और उसके बाद उन्होंने जो इंदिया दिया वो बड़ा खतरनाक किस्म का है कि वो कैबिनेट को भी बुला सकते हैं, वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। और देखिए, जो उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम किसी भी चीज के हवाले से अपने जहन को ये क्लियर कर लें अब कि कोई भी शख्स अवतार नहीं है, कोई भी शख्स कोई आसमान से उतरा हुआ या बिल्कुल कानून से बालातर नहीं है। एजेंसियां हों, वजीर आजम हों या कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हों, सहाफी हों, जज हों, कोई भी हो, कोई भी इस मुल्क का तबका है अगर, तो उसको एहतसाब के दायरा कार में लाना होगा, उसको जवाबदेही में लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कानून जिस तरह मर्जी हम चाहे रौंदते चले जाएं वो फिर चलता रहेगा। ये एक क्लैरिटी जो है आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, कि कोई भी हो उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उसको जवाबदेह किया जा सकता है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये किसी तरह हमारे मुल्क में लागू हो जाती है तो आगे के लिए भी रास्ता इंशाल्लाह बंद हो जाएगा कि कोई गैर कानूनी काम न किया जाए। सही। अच्छा, इसी पे उमर, आप क्या कहते हैं कि आज जो जाहिर है रिमार्क्स भी सामने आए और जिस टोन का जिक्र अभी समीना ने भी किया कि बड़ी अग्रेसिव टोन थी जैसे मोहसिन अख्तर कियानी की, ये केस जबरी गुमशुदगी का ये केस हम कह सकते हैं कि अब टेस्ट केस बनने जा रहा है? देखिए, जो बात है वो असल बात मेरे लिए आज ये है कि कम से कम जज साहब को ये अंदाजा हुआ है कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है, और अगर जजेस स्टैंड लें तो लोगों के लिए कितनी उम्मीद पैदा होती है। आज बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद पैदा हुई होगी, उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि इस मुल्क में एक ही चीज ताकतवर है और वो कानून है, उसको होना चाहिए। जाहिर है मैं बड़ी आइडियल बात कर रहा हूँ कि कानून ही है, लेकिन कम से कम आज हमें एक फील या वाइब आई कि जज साहब चाहें तो वो किसी को भी तलब भी कर सकते हैं, जवाब तलबी भी कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर चीज है वो आइन है या इस मुल्क का कानून है। अब अगली बात के ये केस किस तरफ जाएगा, असल बात ये नहीं है कि अहमद फराद साहब अल्लाह करे कि बहुत जल्दी अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट करें और खैरियत से वो वापस आए। असल बात ये है कि कोर्ट प्रेसिडेंट सेट करे। कोर्ट जब प्रेसिडेंट सेट करेगी तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इस किस्म के वाकयात करते हुए किसी को अंदाजा होगा
कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उससे जवाब तलबी हो सकती है, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो। हम तो नहीं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे, हम तो नहीं कह रहे फला है, ज़ाहिर ये मामला सब जुडिस है। तो अब कम से कम ये किसी को एक होगा कि इस मुल्क में अदालतें भी हैं, किसी को ये होगा कि इस मुल्क की अदालतें जवाब भी तलब करती हैं और इस मुल्क की अदालतें किसी हद तक भी जाती हैं। अब मोहसिन अख्तर क्यानी साहब जो है वो शायद इसीलिए पहले और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लेटर जो गया था, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, उसमें मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने अपने उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ वो हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत बेहतर बता सकते हैं। वो तो खुद इसमें से गुजर चुके हैं। आज जो उन्होंने सवालात किए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, उस सवाल की उसमें झलक नजर आई है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर है और शायद ये मुतालबा भी यही था कि अदालतें खुद से एक्शन लें, तो अदालतों ने ये एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाकयात होते रहते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि देखिए जी अदालतों को भी समझना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए कि कोई एक भी फर्द जो आपसे इत्तेफाक करता हो या आपसे इख्तलाफ करता हो, अगर वो उसके अहले खाना को नहीं पता और आपको नहीं पता वो कहाँ है, उसको कौन ले गया है, जमीन खा गई है या आसमान खा गया है, तो कम से कम उसकी तकलीफ होनी चाहिए। जजेस के रिमार्क्स तकलीफ दे नहीं है, एक शख्स का गायब हो जाना, एक शख्स का उसके घर वालों को पता ना होना ज्यादा तकलीफ दे है। तो मेरे ख्याल से ये राइट डायरेक्शन में है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो चला रहे हैं, आपको पता भी है उनके बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मोहसिन अख्तर क्यानी साहब को इन चीजों को बॉदर नहीं करेंगे, जाहिर उन्होंने पहले भी नहीं किया। और इस मामले को अहमद फराज साहब नहीं, ये सबका मामला है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस सारे सिलसिले के सामने फुल स्टॉप लगाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने उनका रिटर्न ऑर्डर देखा है आज के हवाले से, वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है और मुझे यूं लगता है जैसे जज साहब का माइंड इस केस में बहुत क्लियर है। अल्लाह करे कि ये मामला जो है जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचे और अच्छी और खैर की खबरें आए। खैर की खबर है। अच्छा, इसी पे एहतशाम क्यानी साहब, आपके नज़दीक आज इस केस के हवाले से ज़ाहिर जो रिमार्क्स आए, जो टोन है और जिस तरह से तलब किया गया है, और फिर रिमार्क्स में कहा गया कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को भी तलब किया जाएगा और सेक्रेटरी दिफा को आइंदा रोज़ तलब किया गया है, आप क्या समझते हैं इस पर जो रिस्पांस आया है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का, और वो कहते हैं कि बड़ी तकलीफ हुई है और सनसनी की खबरें जो हैं वो अदालत से बाहर नहीं आनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि क्या अदालत के बारे में ये कहना कि वो सनसनी फैला रही है, और इसके साथ साथ क्या इस बयान के ऊपर भी अदालत कोई कार्रवाई कर सकती है? देखिए, आज की जो कार्रवाई है उसे किसी तौर भी सेंसेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाई कोर्ट के सामने एक केस आया है, एक शख्स को लापता कर दिया गया है, कोर्ट को अब बेबस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जिस तरह इससे पहले भी इसको अब एक मिसाल बना लिया गया है, प्रेसिडेंस बना लिया गया है कि कोर्ट में कोई केस आता है, कोई शख्स उठा लिया गया है, तो उसके बाद रवायती तौर पर कोर्ट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस मामले को रवायती तौर पर चलाएं और जो कानून में जो बाउंड्स हैं, जो पाबंदियां हैं, उनका पाबंद रहकर अदालतें जो हैं वो डिफेंसिव रहें और वो किसी तरह से भी आगे बढ़कर कोई इस तरह का इक़दाम ना उठाएं। तो अपेरेंटली अभी तक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने अब ये जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर ने कहीं मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं उनको काफी हिला कर रख दिया है। तो वज़ीर कानून साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का नतीजा है। और मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई थोड़ी कोशिश की गई है कि शायद कोर्ट की तरफ से जो ये एग्रेसिवली इस मामले को लेकर आगे चला जा रहा है उससे थोड़ा पीछे हट जाए। लेकिन रिटन ऑर्डर जो उसके बाद आया उसमें जरा बराबर भी कोर्ट के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। पहले हेयरिंग हुई, 3 बजे का वक्त था, उसमें जो रिमार्क्स आए उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन रिटन ऑर्डर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया उसमें चीजें वही बरकरार हैं। तो मेरा ख्याल है कि कानून की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा तो जा सकता है, लेकिन इसमें उस तरह की कोई बात नजर नहीं आई जिस तरह सेनेटर फैसल वाडा ने बात की थी। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और उसके साथ साथ जजेस को थ्रेट करने का मामला कोर्ट ने देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। अब इस मामले में उस तरह की कोई चीज नहीं है। दबे अल्फाज में ये कोशिश की गई है कि कोर्ट जो है वो इस मामले को उस तरह से ना लेकर चले, लेकिन मुतात अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मेरा ये ख्याल। ठीक है,
अच्छा उसामा, आपके नज़दीक आज जो तकलीफ का ज़रा शिकवा किया है वज़ीर कानून ने अदालती रिमार्क्स के बाद, ज़ाहिर है अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया था और उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, और उसमें जो तकलीफ है वो ये है कि वज़ीर आज़म को भी और वफाकी काबीना को भी बुलाने के हवाले से कहा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, उस पर भी ये एक रिस्पॉन्स था। तो क्या अदालत वज़ीर आज़म को या कैबिनेट को क्या बुलाने का इख्तियार नहीं रखती? तो फिर और किसको बुलाने का इख्तियार किया? एक रेडी वाले को, किसी रिक्शे वाले को, किसी मजदूर को, किसी किसान को? देखिए अदालत का मतलब क्या है, बेसिक क्या है, किसी माशरे में अदालत का वजूद किस लिए है? वो तराजू जो हम देखते हैं, बैलेंस। देखिए ताकतवर और कमजोर के दरमियान उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। इंसाफ का मतलब यह है, बराबरी लेकर आनी है। वरना दुनिया में माशरे या रियासतें तबाही इसीलिए हुई हैं कि वो ताकतवर की तरफ चला जाता है। अगर मामला, अगर अदालतें फ्री एंड फेयर ना काम करें, अदालतें हुई ना, तो क्या होगा कि जो ताकतवर है उसी का रूल चलेगा, वही कानून होगा, वही आइन होगा, उसी की मर्जी चलेगी। तो इस तरह तो माशरे तबाह हो जाएंगे। नहीं, जंगल के कानून में भी ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा अदालत का और काम क्या है सिवाय इसके कि ताकतवर को अकाउंटेबल ठहराए। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में लापता होता है और उसकी अहलिया आती है, उसके घर वाले आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इसको उठा कर ले गए, अगवा कर लिया गया है और इल्जाम हुकूमत पर है और उसके इदारों पर है, तो मुझे बताइए फिर और किसको बुलाएं? किसको बुलाया जाए? उसी के घर वालों को कटहरे में खड़ा कर दें कि आप आए किस तरह हो, आपकी जरूरत कैसे हुई? और उसके बाद जो जवाब आ रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि हुकूमत, ज़ाहिर जब आप हुकूमत में होते हैं आपके पास बड़ा वीआईपी माहौल होता है, आपके पास बड़ी ताकत होती है, तो उस वक्त ये समझा जा रहा होता है कि शायद हम इस चीज़ को बड़ा आराम से कंट्रोल कर लेंगे और इसको हम एक आइसोलेशन में अलग से नहीं देख सकते। ये आप देखिए, जब से वो खत वाला मामला आया है तब से अगर आप देखें आगे बढ़ते बढ़ते, जिस तरह हमने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, चाहे फैसल वाडा है, मुस्तफा कमाल है, कामन टसौरी है, दीगर लोगों की, तो उसमें हुकूमत रिएक्ट कर रही है और वो समझते हैं कि जिस तरह हम दबाव डालकर इस मामले को हैंडल कर सकते हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट कर लें, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। तो अदालतों को कानून के दायरे से बाहर किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और यही उसकी एक कड़ी है। अब देखिए, जिसके घर वाले महफूज नहीं होंगे, उनके रिश्तेदार महफूज नहीं होंगे, तो क्या माहौल बनेगा? तो लिहाजा अब हुआ ये है कि ये पूरी जुडिशरी में एक अवेयरनेस आ गई है कि इनफ इतना ज्यादा दीवार से लगाया गया कि अब ये जुडिशरी की, जजेस की बका का मसला बन चुका है, उनकी बका का, कि अगर वो देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है और वो उसको रोक ही नहीं सकते, वो अपने साथ ज्यादती नहीं रोक सकते, किसी और के साथ क्या रुक पाएंगे? तो मुझे लगता है कि हुकूमत बड़ा मिसकैलकुलेट कर रही है और हर दफा इस तरह जो मामला आता है उस पर ये समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कुछ दबाव बढ़ा लेंगे या चेंज कर लेंगे, उससे ज्यादा रद्दमल आ रहा है और मुझे ये तसादुम के अलावा और कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तसादुम आपको दिखाई दे रहा है। अब ज़ाहिर है हमने माजी में भी देखा है कि वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा किया गया है। वज़ीर आज़म को या कैबिनेट मेंबर को बुलाना ज़ाहिर इख्तियार रखती है अदालत। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समीना, आज पंजाब में भी हतक इज़्ज़त बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया। अभी कुछ देर पहले की खबर है, वो मंजूर कर लिया। आज अपोजिशन ने भी उस पर एहतजाज किया, सहाफ़ती तंजीमों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, फिर अपोजिशन ने कुछ तरामीम भी जो है वो तजवीज़ की थी, मगर उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। आप क्या समझती हैं कि क्या अब हम सोशल मीडिया, ज़ाहिर इसका प्रिंट पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे इत्तलाक होगा, एक्स के बाद दीगर प्लेटफॉर्म्स भी बंद हो गए? अभी जो बात कर रहे थे उसामा, उसी से ही ये बात भी आगे जुड़ी हुई है कि इनके नजदीक हर मसले का हल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बढ़ाया जाए और कोई भी है मुखालिफ आपका, उसको आप किसी भी तरह अंडर प्रेशर ले आए और ये समझते हैं कि इससे इसे मसला हल हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला दौर खत्म हो चुका है, अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब हर किसी के पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपनी आज़ादी है, अपना इजहार राय है, तो हर कोई अपनी इजहार करता है उसके ऊपर। अब इसी बात का प्रॉब्लम है, ये पिछले 2-3 सालों में जो आप देख रहे हैं कि मामलात हैंडल नहीं हो रहे, बल्कि हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, निकलते ही चले जा रहे हैं। जो कदम उठाया जा रहा है वो मिसकैलकुलेशन साबित होता है और उसका रिएक्शन जो होता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और बढ़कर आता है। तो इसी वजह से इनसे ये मामलात हैंडल नहीं हो रहे। तो अब उन्होंने मजीद ये सोचा है कि एक और मिसकैलकुलेशन करते हुए बिल्कुल ही गला दबाया जाए, ताकि जो ये आवाजें ही ना उठें और ताकि लोगों को ये लगे कि जी सब ठीक है, और फिर जो ये अपना नैरेटिव दे सकें कि हर मामले में हर चीज अंडर कंट्रोल है, मुल्क में खुशहाली भी है, कहीं पे कोई मसला नहीं है, और ये वाला नैरेटिव फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये आगे बढ़ा सकें, जो कि अब हो नहीं सकता। अभी जो आपने हद तक इज्जत के कानून की बात की है, इसमें अब बेसिकली फेक न्यूज को टारगेट करके कि जी फेक न्यूज के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसका मकसद क्या है? देखने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि जी बिल्कुल फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन असल में इसके पीछे बारीक वारदात क्या है? बारीक वारदात ये है कि इसके तनाजुर में, इसकी आड़ में
आपने पकड़ना है हर सहाफी को, हर मुखालिफ आवाज को, क्योंकि आपने बेसिकली ये कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह का एक कानून आपके हाथ में आ जाएगा कि आप खुद ही ये डिसाइड करने बैठ जाएंगे कि जी ये खबर जो है वो फेक न्यूज है और इसकी आड़ में किसी को भी जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है उसको दबोच लो और उसको जनाब आप ठीक ठाक रगड़ा लगा दो। तो बेसिकली आपने क्या किया है कि जी अब बाजुकात ऐसा होता है, थोड़ी सी बात तवील हो जाएगी लेकिन मैं एक दो सिर्फ चीजें बयान करना चाहती हूँ कि आपने कोई खबर सहाफी देता है कि जी ये फलां ओहदे पर फलां शख्स की अपॉइंटमेंट होने वाली है। अब सोर्स आपका बताता है, आप उसके ऊपर खबर फाइल कर देते हैं, अगली दफा अगर ऐसा होता है कि उसके ऊपर रिएक्शन आ जाए, आपका माइंड चेंज हो जाए, हुकूमत कहे कि नहीं जी अब हम इसके ऊपर ये अपॉइंटमेंट नहीं करते, अब हम दूसरी कर देते हैं, लेकिन आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप उस सहाफी को रगड़ा लगा दोगे कि हाँ भाई तुमने ये फेक न्यूज दी, इस अपॉइंटमेंट पर तो इस तरह से नहीं था। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, करप्शन केसेस हो सकते हैं जिसके ऊपर सहाफी इंडिकेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सहाफी के पास उसके 100% शवाहिद भी मौजूद हो और ये सहाफी का काम भी नहीं है कि वो जाके मुकदमात भी करे और वहां पर साबित भी करता फिरे। सहाफी इंडिकेट करता है, आगे रियासती इदारों का काम होता है कि वो तमाम चीजों को प्रोब करे और हकाइक का पता लगाकर सामने लेकर आए। लेकिन अब इसकी आड़ में इसी तरह करेंगे कि जो कोई शख्स सच बोलेगा और हकाइक सामने लाने की निशानदही करेगा उसको इस आड़ में कि जी ये फेक न्यूज फैला रहा है, इसके पास सबूत है या नहीं है, इसको पकड़ो। अभी आपने रिसेंटली देखा असद दूर को पकड़ा, इमरान रियाज को पकड़ा, कौन सी फेक न्यूज उन्होंने फैलाई थी, इनको तो पता भी नहीं था जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि उनसे पूछना क्या है। तो ये इन्होंने बेसिकली सिर्फ एक ऐसा ढकोसला बनाया जिसकी आड़ में सहाफियों को और फिर जो भी आजादी इजहार राय का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी बात कर रहा है जो इन्हें बुरी लगे उसको ये गला दबाए। अच्छा, इस पे उमर अब जाहिर है आमतौर पे ये एक जनरल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में कि जमहूरियत का और किसी अच्छे मुआशरे का ये हुस्न है कि इख्तिलाफ राय हो, तनकीद हो, और मीडिया तनकीद करता है, चाहे वो हम सोशल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की। तो ये जो इकदामात किए जा रहे हैं, विफाक में भी एक कमेटी बना दी गई वज़ीर आज़म की तरह, उस पर भी बताया गया है कि वो भी इस पर काम कर रही है। तो आप क्या समझते हैं ये जमहूरियत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा? एक तो मुस्लिम लीग नून को बहुत मुबारक हमें देनी चाहिए सबको मिलके कि उनके बहुत सारे जो एजाजात हैं या उन्होंने अपने सीने में जो मेडल सजाए हुए हैं उनमें मजीद एक इजाफा हो गया है। पीका ऑर्डिनेंस 2016 में लेके आए, जिस तरह समीना साहिबा मिसाल दे रही थी, असद तूर की, खालिद जबील साहब गए या बाकी लोगों की उन्हें गिरफ्तारियां हुई, तो मुस्लिम लीग नून ने एक और डेफेमेशन का लॉ लाके अपने सीने पे मेडल सजाया है कि वो इख्तलाफी आवाजों को जरूर दबाना चाहते हैं। लेकिन उससे हासिल क्या होगा? जिस तरह उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें दी कि सहाफी सोर्स की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ करता है, लेकिन आप करेंगे क्या? आपने अगर वो एक्ट पढ़ा हो, चूंकि मैंने वो बिल पढ़ा है, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डेफिनेशन होती है, मिसाल के तौर के ऊपर सदर का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तस्वुर किया जाता है, गवर्नर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तस्वुर किया जाता है। चलिए हम स्पीकर को भी इसमें करते हैं। पंजाब की वजीर आला का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कैसे हो गया है? अब इस बात को वो हमें समझाना चाहेंगे, जाहिर है वो नहीं समझाएंगे। आज सहाफती तंजीमें मिली, तमाम ही जो नुमाइंदगान थे वो गए और यूं लग रहा था उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भाई हम किसी को बॉदर नहीं कर रहे। शायद उनको ये लग रहा है कि ये उनकी अनाज के ऊपर कोई चीज आ गई है या शायद कोई गुस्सा है। अब अगर आपका बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, अगर सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, तो आप क्या उसको बंद कर देना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर के ऊपर ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, चले मान लीजिए निगरान हुकूमत ने बंद किया है, कितना अरसा हो गया है कि जनाब आपने उसको बंद रखा हुआ है, कितनी कोई फेक न्यूज उससे फैलती है। आप वैसे तो वीपीएन यूज करके या पता नहीं कैसे कर लेते, अगर वीपीएन यूज नहीं करते तो वजीर आजम साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका टारगेट जो है वो बुनियादी तौर पे वही है, इख्तलाफी आवाजों को दबाना। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता देता हूं। पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, पंजाब नहीं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन का एक लॉ जो एक्ट है वो 2002 का मौजूद है, उसको भी छोड़ देते हैं। पीपीसी का जो सेक्शन 499 है वो इसके साथ डील करता है। जब आपके पास ऑलरेडी लॉज मौजूद है तो आपने एक नया बिल क्यों क्रिएट किया है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सोशल मीडिया को टारगेट करना है। अगर आप वाकईतन चाहते हैं कि हद के इज्जत का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में आप दावे दायर होते हैं, सालों लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता क्या होता है। आप जाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, आप कहते हैं जी आप मेहरबानी करें, आप पंजाब के अंदर जो जजेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट्स करें, उनकी अपॉइंटमेंट्स करें, आप कोर्ट्स करें। समझ जाती यहाँ पे आपकी जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो नजर आ रही है कि उसमें सोशल मीडिया आपका टारगेट है। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जी वो जज सारे दिन में 2 केस सुनेगा,
अज़मा बुखारी साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपीआर में कर रही थी, वो कर रही थी जनाब सबसे पहला केस तो हम लेके जाएंगे, इस किस्म की सारी बातें हैं। तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है, अगर आप ये समझते हैं कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे या आपका बयानिया नहीं बन रहा या सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो आपका ख्याल है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस किस्म की चीजें करके ये तासुर दें कि जो आपकी मुखालफत में बोलेगा वो धर लिया जाएगा। और एक और बात रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, पाकिस्तान के अंदर आपने जो हमेशा दरवाजा या खिड़की खोली जिसमें से आपको ये लगा कि जनाब ये मेरे मुखालिफ पे इस्तेमाल होगा, माफ कीजिएगा तारीख ऐसी नहीं है। पाकिस्तान में सेम पेज, पाकिस्तान में हालात और वाकयात बदलते कुछ पता नहीं चलता, और कब आप जो है आप फटे के ऊपर चढ़े होंगे जिस तरह आज कोई और चढ़ा हुआ है, तो जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर आप उसके ऊपर जब वो आपको मारेंगे तो आप रो भी नहीं सकेंगे। लेकिन हम उनको कहते हैं ना, हाथों की दी हुई दांतों से खोलनी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात करती समीरा नबी के जी हाथों की गिरा जो दांतों से खोलने वाली बात, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात। माजी में हम देख चुके हैं कि बहुत से कवानीन जो खुद मुस्लिम लीग नून ने भी बनाए तो वो उसका शिकार भी हुई, माजी करीब की मिसालें मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से, तो एक ब्रेक का, नाजरीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं पंजाब में हतक इज़्ज़त बिल जो है वो मंजूर किया गया है, और एक और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो वफाकी हुकूमत उस पर काम कर रही है, उस पर कमेटी बना दी गई है। उसामा, आप क्या कहेंगे इस बात पर कि एक जानिब तो ये कवानीन पहले से मौजूद हैं, इवन कि हतक इज़्ज़त का कानून भी मौजूद है आम शहरी के हवाले से, अब ज़ाहिर है उसमें ऐड किया उन्होंने सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हवाले से भी कवानीन पहले से मौजूद हैं, लेकिन साथ ये मिसाल दी जाती है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो कानून साजी हो चुकी है, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्या हमारी कानून साजी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम आहंग है? और इसके साथ साथ ये मिसाल जो दी जा रही है कहीं उन ममालिक की तो नहीं है, जैसे हम जिक्र करें कि नॉर्थ कोरिया में एक कानून साजी हुई है जिसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पूरी दुनिया में मौजूद है? बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है। देखिए, मसला ये है कि अब हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं और हम दुनिया को अपना ये चेहरा पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल नहीं है, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है और उनको सब समझ आ रहा है। आप जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स देख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच को देख लीजिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देख लीजिए, वो क्या कह रही हैं, यहाँ पर कितनी है इज़हार राय की आज़ादी, और उसको मजीद दबाने की कोशिश हो रही है। जो दुनिया की बात की जाती है, पूरी दुनिया में लॉज है भाई, पूरी दुनिया में साफियों पर इतना जुल्म हुआ है जितना पाकिस्तान में हो रहा है। आप जरा उठाकर तो देखिए, जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बदतरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है सहाफत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। हम बात करते हैं जी हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, किस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर $12.5 अरब आपके अपने अमीरीन लोग सिर्फ और सिर्फ दुबई में ले जाए। हमारे शायद किसी एक जो दरमियाना शहर है, मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा आबादी के लिहाज से, दुबई उससे भी छोटा होगा, वहां पर $12.5 अरब की इन्वेस्टमेंट वो ले गए हैं। दुनिया यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करेगी? वो जो चीजें देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कैसा है, यहाँ पर आजादी कितनी है। आप क्या ख्याल है कि एक्स को बंद करके आप दुनिया को बताएंगे कि जनाब यहाँ पर आए बड़ा अच्छा है, और प्राइम मिनिस्टर उसी को यूज कर रहा होता है? देखिए, कानून यहाँ पर हर चीज का मौजूद है, मसला ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता, एक चीज। दूसरा ये है कि यहाँ कानून बनाया जाता है बदनीयती पर मबनी। अब ये सारा कुछ सबसे बड़ी फेक न्यूज ही है इस वक्त कि जनाब इसका कोई लेना देने नहीं है इज़हार राय की आज़ादी से, इसका कोई लेना देने नहीं है साफियों से, इसका कोई लेना देने नहीं है कदगन से, या हम कोई आवाज बंद करना चाहते हैं। सब झूठ है भाई। पहले कवानीन मौजूद हैं, FIA किस लिए था, कितनी पेशियां हुई आप देखिए। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से साहब वो JIT बनाई, पाकिस्तान का कोई साफी छोड़ा उन्होंने कि जनाब जिसका नाम उसमें नहीं आ गया, पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, फिर साबित करते ना उसी में। तो ये सिर्फ डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए है। ये पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। सबसे बड़ी फेक न्यूज जो है इस वक्त ये गवर्नमेंट खुद फैला रही है। जब ये कहते हैं कि जी कोई मुदाखलत नहीं हुई, हाँ हमने तो कुछ नहीं किया, अता ताड़े साहब वज़ीर इत्तलात खुद सबसे बड़ी फेक न्यूज फैलाते हैं कि जी वो तो इन कैमरा ब्रीफिंग की बात हुई थी। यानी जज बाबर सत्तार को समझ ही नहीं आई, उनको पता ही नहीं लगा कि मुझे बैक ऑफ कहा जा रहा है या मुझे कहा जा रहा है आपको हम आए, हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। खुद सबसे बड़ी फेक न्यूज फैलाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, एक बड़ी अहम मीटिंग से मैं होकर आ रहा हूँ अभी, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस हुकूमत के सिर्फ 2 मेन मसले हैं, सिर्फ 2। ये बाकी सब झूठ है। कोई गरीब का, कोई फलां का नहीं। आपने देख लिया किसान का जो था मामला, वो पता लगा वो रिपोर्ट कहाँ गई है, हुकूमत ने बनाई थी, कहाँ गई जो आनी थी, किधर गया सारा मसला। 2 मसाइल हैं, एक है कैदी नंबर 804
और दूसरा है सोशल और डिजिटल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल जो कर दिया गया है, ये एबीएन न्यूज या इस तरह चंद एक जो बच गए तो कोई बात सच्ची बात करता है और हमें पता है कि किस तरह के दबाव आते हैं। बाकी तो अल्लाह माशाल्लाह सारा आपके सामने ही है। अब बाकी रहेगा डिजिटल और सोशल मीडिया, सब उस तरफ जा रहे हैं, अब ये उसको दबाने की कोशिश है। तो इस वक्त इस हुकूमत के सिर्फ 2 मसाइल हैं और सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, आप मीटिंग्स देख लें, आप गुफ्तगू देख लें, सब इसी के गिर्द घूमेगी। सही है। अच्छा, इसी पे एहतशाम, आम तौर पे ज़ाहिर है ये इस तरह की कानून साजियों के कवर में आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है और अब भी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसको जस्टिफाई भी किया जाता है। इवन कि आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे, ज़ाहिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकती है, उसको जस्टिफाई कर लिया जाता है कि जी ये तो मुआशरे में इंतशार फैलाने के हवाले से उसको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये जो कवानीन बनाए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इसमें वाकई नीयत तो अपनी जगह पे, लेकिन बजाते खुद जब हम बिल का जो कंटेंट है उसको देखें, वो वाकई सिर्फ इसलिए कि इंतशार को रोका जाए या आवाज़ को दबाया जाए? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि हमारे मुल्क में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है तो उससे एक खौफ फैलता है। उसकी वजह ये नहीं है कि उस लेजिस्लेशन जो कानून साजी हो रही होती है उसमें अपेरेंटली कुछ चीजें अच्छी भी नजर आ रही होती हैं, लेकिन असल चीज जो है वो अब्यूज है, उस कानून का गलत इस्तेमाल होता है और इससे पहले हम बार बार देख चुके हैं। और जो बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। थोड़ा मुताद होकर भी आपको कह देता हूँ कि सियासी हुकूमतें जो हैं उनका उस तरह से इसमें किरदार नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2016 में पीका ऑर्डिनेंस लाया, उसको बाद में उसकी लेजिस्लेशन जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके वो एक्ट आया। तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसको मजीद सख्त कर दिया गया, इतना सख्त कर दिया गया कि कोर्ट में गया तो वो सस्टेन नहीं कर सका, बल्कि सेट असाइड किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ की गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन थी वो एक आगाज था। उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट आई तो उनकी लेजिस्लेशन उससे ज्यादा सख्त हो गई और मीडिया का गला दबाने की कोशिश की गई बड़ा वाजे तौर पर। उसके बाद पीएमडीए लाने की कोशिश की गई, उसमें भी फेक न्यूज का चर्चा था। आज इस हुकूमत का ये मसला है कि फेक न्यूज आ रही है, तब उनका मसला था, लेकिन असल मसला ये है कि ये अलाइन कहीं और होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे पीटीआई के दौर में, जब पीका एक्ट में मजीद उसमें चेंजेस आई तो वो कोर्ट में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी दरखास्तें दायर की थी कि हम इस केस में हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जस्टिस सदर बिन अल्लाह उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी दरखास्तें हम इंटरटेन करेंगे ही नहीं, हम इस पे पीएफयूजे को सुनेंगे जो कि इफेक्टिव या मोस्ट रेलिवेंट पार्टी, हम उसको सुनेंगे। तो ये सियासी हुकूमतें जो हैं ये जब भी आती हैं तो इनके अदवार में ऐसे इक़दाम होते हैं जिससे आज़ादी सहाफ़त या सहाफ़ियों का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। इस वक्त ये जो अमल शुरू किया जा रहा है, मैंने अभी वो बिल पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पे स्पेसिफिकली कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि लेजिस्लेशन जब भी होती है तो उस पे कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़े जाते हैं या उस पे कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको बाद में सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह क्या है? आज भी यह बात चल रही थी कि ये जब भी गवर्नमेंट्स आती हैं तो ये सहाफियों को टारगेट करती हैं, तो उसकी वजह ये है कि सहाफियों के जरिए ये तमाम तर चीजें जो है वो पब्लिक तक जा रही होती हैं, वही सोर्स है, वही मीडियम होते हैं, तो उसको रोकने की कोशिशें होती हैं, ना सिर्फ सियासतदानों की बल्कि अदल के अवानों में भी हम देखते हैं कि कभी कोई सहाफी अच्छा होता है और कभी कोई सहाफी अच्छा नहीं लगता। तो उसकी वजह भी यही है कि सहाफी ये हम जस्टिफाई नहीं करते उन तमाम चीजों के कि कोई फेक न्यूज के लिए आप लेजिस्लेशन अगर करते हैं तो आप सहाफती तंजीमों को साथ बिठाएं, उनको साथ बिठा के एक मुतफिका तौर पर एक ड्राफ्ट सामने लेकर आए और उस ड्राफ्ट को मंजूर कराया जाए। बिल्कुल सही है। उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये रहा है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं बिठाते, जब उनको साथ नहीं लेकर चलते तो उसके बाद कोई भी आपकी लेजिस्लेशन से अग्री करने को तैयार नहीं होता।
तो मैंने बिल नहीं पढ़ा, इसलिए इस हद तक अपनी नहीं, बात उसमें आप बिल में जाहिर है उस पर जब आप स्टडी करेंगे उस पर हम आइंदा प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ज़राए का सोर्स के हवाले से बड़ा मामला है और उस पर उनको वो कह रहे हैं कि जनाब ज़राए से जो खबरें आती हैं फिर वो फेक न्यूज़ होती है, फिर वो साबित करेंगे। जाहिर है फिर वो एक अलग से बहस भी हो जाएगी, उस कंटेंट पे भी हम कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया जो है वो टारगेट है और सोशल मीडिया टारगेट जो है वो नैरेटिव जो है वो उसका नाम बिकना है। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी हमें यह लग रहा है या मौजूदा हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून वो दीगर आपने जो समझती है कि जहाँ जहाँ पे उनके लूप होल्स हैं उसको कवर करने के हवाले से जो उनको समझ आ रही है वो कर रहे हैं। समीना, हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ को दोबारा सदारत देने के हवाले से इकदाम किए गए। 8 फरवरी के बाद बड़े मियां साहब जो हैं वो मंजर पे ज़रा धुंधलाए हुए थी उनकी तस्वीर, अब दोबारा से उसको जो है वो सामने लाने की भी कोशिश की जा रही है। आप क्या समझती हैं कितनी हद तक मियां नवाज शरीफ जो है वो रीलॉन्च हो पाएंगे या वो पाकिस्तानी सियासत में रेलेवेंट हो पाएंगे? ये असल बात यही है कि इनका जो अंडरस्टैंडिंग है ना नैरेटिव बिल्डिंग की, वही सारी बिल्कुल खराब हुई पड़ी है और उसकी वजह है कि जाहिर है इनसे कुछ बन नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये समझ रहे हैं कि नैरेटिव या बयानिया ये कोई ऐसी चीज है कि कोई डब्बे में बंद है, उसको खोला और फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पीटीआई ने उसको फैला दिया, तो लिहाजा वो पीटीआई का जो नैरेटिव है वो बड़ा प्रिवेल कर गया। और अब ये भी इसी इंतजार में है कि कोई डब्बा खोलेंगे, उसमें से कोई नैरेटिव निकालेंगे और वो फिर उसको फैलाएंगे और वो भी लोगों में प्रिवेल कर जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन ना करें, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपके हालात वाक़यात कुछ और होंगे और आपके अल्फाज और मजलूमियत का रोना धोना कुछ और होगा और फिर लोग आपकी बात पर यकीन कर लेंगे, आपके नैरेटिव को सराहेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। यानी आप इक़्तिदार में हैं, आपके तमाम केसेस खत्म हो जाएं, आपको आके एयरपोर्ट पर हाजिरियां भी आपकी लग जाएं, बायोमेट्रिक भी हो जाएं, बगैर कोई मनी ट्रेल पेश किए आपके तमाम मुकदमात खत्म हो जाएं, आपकी नाअहलियां खत्म हो जाएं, फिर बगैर किसी लेजिटिमेट मैंडेट के आपकी हुकूमतें भी बन जाएं और आपके भाई वजीर आजम बन जाएं, आपकी बेटी वजीर आला बन जाए और फिर भी आप आके रोएं धोएं कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और फिर कौम मान जाए कि जी साहब ये जो साहब हैं इतने परेशान हैं, दुखी हैं, वाकई ये सही कह रहे हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। तो इस तरह नहीं होता। लोग अब समझदार हैं, बाशऊर हैं, वो देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, जमीनी हकाइक क्या हैं, वाकयात क्या हैं और नैरेटिव भी बेसिकली लोगों के हाथ में है, सोशल मीडिया के हाथ में है। और वो इसीलिए ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये जी सोशल मीडिया, पीटीआई का सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है, जी नहीं, ये पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया बेसिकली क्या है? ये सिर्फ अवाम है आपके जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हाँ, उसमें इस वक्त चूंकि ज्यादा सपोर्ट पीटीआई की तरफ है तो आपको लगता है ये पीटीआई का है, लेकिन यकीन मानिए अगर यही पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए और इमरान खान साहब अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लें, अपने नैरेटिव से हट जाएं, तो यही सोशल मीडिया उनके लगते ले रहा होगा। क्योंकि बेसिकली अब लोगों में एक शऊर भी आ चुका है और दूसरी बात उनको एक जरिया इजहार भी मिल चुका है जिसके ऊपर वो फौरी अपना रद्द अमल दे देते हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और वही पुराने राग अलाप रहे हैं जो कि 2017 में जाके मियां साहब की जो जिंदगी है ना वो ठहर गई है, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। उससे आगे कितना कुछ कर चुके हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, कितना कुछ गेन कर लिया है, वो सब भूल जाते हैं मियां साहब। बस 2017 पे उनकी जिंदगी जो है ना वो रुक चुकी है, उससे आगे उनकी जो घड़ी है वो चल नहीं रही। कोई प्लीज उसमें सेट डलवा लो। ठीक है, घड़ी रुक गए, सेल डलवा ले, ये बड़ा अच्छा आपने किया है। लेकिन इसी पे जाहिर है वो अब बतौर सदर सामने आ रहे हैं। समझा जा रहा था कि वो आएंगे तो शायद सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की पंजाब में भी बेहतर हो पाएगी, मुल्क में भी। लेकिन इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सियासत है उसमें मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर रीलॉन्च करने की बात की जा रही है। और उमर, इस दौरान आपने देखा कि जब अमानतें वापस की जा रही थी मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े मियां साहब को, उन्होंने भी गुफ्तगू की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो इजलास था और उसमें उन्होंने ये कहा कि छुरा घोंपा गया। उन्होंने इसहाक डार का मुशर्रफ के बाद अब एक मरतबा इमरान खान के हवाले से ये जिक्र किया कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप क्या समझते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद अब ये छुरा घोंप बयानिया जो है ये कितनी हद तक ये नया नैरेटिव जो है वो बिक पाएगा?
अच्छा, एक तो मियां साहब माजी से नहीं निकल पा रहे। उन्हें लगता है कि 2017 या 16 तक जो जिंदगी है, सियासी पाकिस्तान की जिंदगी वहीं तक थी, तो उसके बाद तो शायद चीजें रुक गई हैं। ऐसा नहीं है। 2024 में कौम 2024 में पहुंच गई है। मियां साहब 2017 से निकल के लंदन चले गए। जब वो लंदन से वापस आए हैं तो उन्हें लगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो 2017 में ही रुका हुआ है। ऐसा नहीं है। वो चूंकि लंदन में रहे तो उन्होंने शायद हालात से उन्हें आगाही नहीं थी, क्योंकि यहाँ से काबीना वाले जाकर उनको बताते तो बहुत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान 2024 में पहुंच गया। माजी की बात नहीं करते। अगर माजी वाला बयानिया चलना होता तो हुजूर 8 फरवरी को चल जाता। 8 फरवरी को लोगों ने उस बयानिया को कबूल नहीं किया। और फिर ये भी नहीं हो सकता कि आप मर्जी के जजेस और मर्जी के जो और लोग हैं उनके हवाले से बात करें। और चले हम मान लेते हैं आपके साथ 2016-17 में ज्यादती हुई, लेकिन हुजूर 8 फरवरी को तो सब आपके लिए था। आप ही कहते थे ना कि काजी फायज ईसा साहब, आपकी पार्टी के लोग कहते थे जब वो आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। वो आ गए हुजूर, आपको इंसाफ भी मिल गया, मुकदमात भी खत्म हो गए। फिर आपको रियासती प्रोटोकॉल में लाया गया, मीनार पाकिस्तान के ऊपर आपकी लॉन्चिंग हुई। कितनी बार आपकी लॉन्चिंग की जानी है, लेकिन 8 फरवरी को सब कुछ आपके लिए किया गया। आपके मुखालिफ जो है उनको उनके हाथ पांव बांध के जेलों में डाल दिया गया हुजूर। उनसे उनके पार्टी के निशान छीन लिए गए। आपके लिए मैदान खुला छोड़ा गया। मियां साहब आप अकेले दौड़ गए, अकेले दौड़ के नंबर 1 बन जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप अकेले दौड़ के भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 बने हैं। तो अब आपके लिए और क्या किया जाता? अदालती महाज पे आपको रिलीफ मिला, मीडिया पे आपका बयानिया चला, आपके मुखालिफ की तस्वीर और नाम तक नहीं चल सकता था। और कोई बताइए, आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी आपकी मर्जी की थी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी जाहिर आपकी पार्टी ने की, कोई इस किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं था। जुडिशरी के महाज पे भी जब आपको लगा बंदियाल साहब जा रहे हैं उसके बाद आप आए। तो अगर आप 2017 में बैठ के, और फिर एक और बात है, क्या कौम करे? आप अब वजीर आजम आपकी जमात के हुजूर आपका छोटा भाई है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला आपकी साहबजादी है। अब और कौम क्या कॉम्पनसेशन करे? कौम आपको ताहयात पाकिस्तान आपके हवाले कर दे, खजाने की चाबियां दे दे, क्या करें? और लिख के दे दे कि आपके शरीफ खानदान जो है वो ताहयात इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेगा, मरीम नवाज का ये टेन्योर ताहयात होगा, शहबाज शरीफ का टेन्योर ताहयात होगा। और क्या कौम करे? आप खुद ठीक है, समीना कह रही थी, अब यही कहा जा सकता है ना जी 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 कैसे खुश होंगे आप? कैसे खुश होंगे? कैसे खुश हो? कोई और कुछ साढ़े लायक, ठीक है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी जी, वो जिस तरह शादी होती है ना, शादी का इवेंट होता है तो एक अजीज बड़े नाराज हो जाते हैं। पता नहीं क्यों नाराज होते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता। मियां साहब का किरदार भी फिलहाल वही नजर आ रहा है। वो नाराज है, किससे नाराज है? अच्छा, भाई से नाराज है, पार्टी से नाराज है, हमसे नाराज है, कोई पता नहीं है। अभी पता नहीं है, चलें वो ऐसा ऐसे ही पता चलेगा। अब कौम को थोड़ा पता चलना शुरू हो गया वो किससे नाराज हैं, और नाराजगी का इजहार जो है वो हमें प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। मैं उसामा आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने शिकवा सिर्फ ये नहीं कि मुताल्लिका इदारों से, मुख्तदर हलकों से किया है, उन्होंने ये शिकवा किया कि कौम ने भी जो है उनके साथ इंसाफ नहीं किया। पूरे ज़ाहिर अवाम के हवाले से वो बात कर रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम के हवाले से। ये शिकवा मियाँ साहब का कितनी हद तक जायज़ है? मियां साहब के लिए कौम क्या करती? लंदन उनके पीछे चली जाती, वहां पर जाकर कहती कि मियां साहब आपने बड़ा अच्छा किया, यहाँ आ गए हैं। वहां जाकर उनके लिए क्या करते? मियां साहब ने तो हमेशा डील का रास्ता लिया। कौम तो उनका इंतजार करती रह गई कि जनाब ये कभी डटेंगे, ये हमारे लिए भी कभी खड़े होंगे। और पता लगता था हर दफा मियां साहब निकल जाते थे। कौम उनके लिए क्यों खड़ी होती जो खुद अपने लिए खड़े नहीं हुए, अपनी जमात के लिए खड़े नहीं हुए? उन्होंने तो हमेशा ये रास्ता लिया कि जब पकड़े जाओ तो डील करके बाहर निकल जाओ, फिर डील करके आ जाओ। इनका कुल सियासत ही है 1985 से लेकर आज तक। आप देख लीजिए, इन्होंने तो हर मौके पर, यानी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करके भी उसके बाद भी क्या कुछ किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को शायद यह है कि पिछले कुछ 4-5 दिहाइयों में हमें को 25-30 साल अगर गवर्नमेंट मिली है तो सारी दिहाइयां हम क्यों नहीं हुकूमत में रहे। यानी आईने पाकिस्तान में वो एक अपने अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उनको क्यों नहीं बनने दिया गया? क्यों नहीं आईने पाकिस्तान में लिख दिया जाता कि ये जिस तरह है जाती उमरान नाम रख दिया था, इस तरह इसका नाम शिरजिस्तान रख दें। आप देखिए ना, हर काम जो इस वक्त कर रही है मरीम साहिबा, वहां पर या नवाज शरीफ का नाम होगा या मरीम साहिबा का नाम होगा, हर काम में। इसी तरह वो चाहते हैं आईने पाकिस्तान में भी लिख दिया जाए कोई इनके हवाले से कि इनको विरासत में ये है और इनके अलावा कोई हुकूमत में नहीं आ सकता। तब तक मियां साहब खुश नहीं होंगे। अब जिस तरह तफसील से बात करती उमर दराज ने कही, जिस तरह से क्या कुछ उनके पास है, क्या कुछ उनके लिए नहीं किया गया, उसके बावजूद वो खुश नहीं हो रहे। चले, अगर आप खुश नहीं है, आप समझते हैं जनाब 2014 में ये हो गया, 1993 में ये हो गया, उस वक्त ये हो गया, तो आपको PDM 1 भी मिली या PDM 2 भी मिली, चलें करें, आप आगाज करें, उनको लाएं कटहरे में। जिन ने गलत किया, किसने आपको रोका है? तो ये सिर्फ ऐसे ही मियां साहब आ जाते हैं, अपनी जात से बाहर ही नहीं निकल सके। ना उनको एहसास है कि किसान के साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया, ना आकर कभी वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो बहरान इस वक्त है कितना खौफनाक है। ये जो बिजली का मैं आपको बता रहा हूँ, एक
ब्रेकडाउन हो चुका है सारे सिस्टम का, ना उनके पास उसकी कोई बात है, ना कोई विजन है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान से बाहर ही नहीं सोच सकते कि जनाब वो देखिए इसहाक डार साहब तक को तो लगा दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और वही उनके खानदान की सोच, वही सोच लेकर वो चलते चले जा रहे हैं। अब मसला ये है कि लोग इससे बहुत आगे चले गए हुए हैं, कौम इससे बहुत आगे की तरफ सोच चुकी है, नौजवान नस्ल जो है वो उसी तरफ जा चुकी है जहाँ पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं हुकूक के, आज़ादी के, वो उस तरफ देखते हैं। मियाँ साहब वही सड़कें वही दिखा देंगे, फलां कर देंगे, तो वो उसी में फंसे हुए हैं। ये असल में उनका मसला है, और उनको अब उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कौम की तरफ से, लोग उनके साथ नहीं है, उनको पता है कि जाली मैंडेट है, हमें उनको वोट ही नहीं मिला, उनको ये शिकवा जी उनको अब वोट क्यों नहीं डाला गया, तो इसलिए वो उससे नहीं निकल रहे। ये उनका एक शौक है, वो अब तक वो उसको हजम नहीं कर पा रहे कि हमारा सफाया हो गया है पंजाब से। ये असल दुख है, ये असल परेशानी है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी पे एहतशाम आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या मियाँ साहब जो सोच लेके चल रहे हैं, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसार कदीमा का हिस्सा हो गया है, या अभी वो कुछ कर पाएंगे इसके साथ साथ आने वाले दिनों में उनकी जो एंट्री है, अब एक मरतबा फिर वो मुतहरिक दिखाई देंगे और फिर से वो माजी में ले जाएंगे पंजाब को, जैसे पहले वो गढ़ था और फिर जीटी रोड की सियासत कहा जाता था? देखिए, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कंफ्यूज हुए हैं पिछले काफी अरसे में, क्योंकि वो एक बयानिया लेके चल रहे थे, लेकिन वो उस बयानिए को भी लेकर नहीं चल रहे। उनके जो छोटे भाई साहब हैं उन्होंने उनको ट्रैक किया, अपनी तरफ लेकर आए, और वो उनकी बात सुनकर कभी खामोश हो जाते थे, कभी फिर इनकलाबी का वो सोच जाग जाती थी, फिर मियां साहब फ्रंट फुट पे आ जाते थे। एक चीज से मैं डिसएग्री करूंगा, जो ये कहा जाता है कि दहाइयों से वो हुकूमत में है, उन दहाइयों को आप कैलकुलेट करें कि वक्त कितना मिला है उनको, और जितना वक्त मिला है वो किस किन हालात में रहा है, और इस मुल्क के डायनामिक्स जो हैं उनको नजर में रखना चाहिए कि कितनी ऑक्यूपाइड है यहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स, सियासतदान, और जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, बेसिकली वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स भी अपने ऑफिस को उस तरह से होल्ड नहीं कर रहे होते, और उनके साथ जो लोग लगे होते हैं, आप पिछले ये इमरान खान की गवर्नमेंट देखें, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट देखें, किस तरह से लोग उतरते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। इन लोगों का एहतसाब होगा, जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होता तब तक ये हम सियासी हुकूमतों को उस तरह से दोष नहीं दे सकते। बहरहाल ये एक अलग से लंबी डिबेट है। मियां साहब कुछ कंफ्यूज हुए, पहले उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी, खामोश रहे, उसके बाद फिर इनकलाबी जागा, फिर एक बार फिर से जरा वो खामोशी वाला उन्होंने वो प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन अब उन्हें लगता है, जो आपने बात की कि पंजाब में सफाया हो चुका, तो उसके बाद अब वो रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब रिवाइवल इतना जल्दी मुश्किल है, जबकि इमरान खान वो तमाम स्पेस जो थी, जो कि शरीफ बरादरान की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी गई, उसको वो बाकायदा तौर पर ग्रैब कर चुके हैं। और इमरान खान से मुताल्लिक ये जो बातें थी कि वो एक दिन भी जेल में नहीं काट सकते, उन्होंने इस तमाम बातों को इनको गलत साबित किया, और वो बड़े कंपोस्ट खड़े हैं। मैं खुद भी अडयाला जेल समातू में जाता रहा हूँ और वहां पे देखा है, तो ये चीज जो है इसने मुस्लिम लीग नून की स्पेस जो है वो खत्म की है, और इतनी जल्दी वापस आती दिखाई नहीं देती। अगर एक मिनट है तो मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज जी बिल्कुल, इसमें समीना ऐड कर दिया, चलें आप। क्योंकि तनकीद तो हम सब ने की है कि जी मियां साहब किस तरह से क्या सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक चांस जरूर था, और शायद किसी हद तक अभी भी मौजूद है, कि अगर वो वाकई रिवाइव करना चाहते हैं और जमहूरियत के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, वो एक चांस, सुपर चांस था उनके पास 8 फरवरी को ही, कि अगर वो ये जाली मैंडेट लेने से इनकार कर देते और खुलकर कौम के सामने आकर बताते, तो उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती और जमहूरियत के लिए खिदमत भी बढ़ती, और आइंदा उनकी पार्टी के लिए दोबारा चांस होता रिवाइव करने का। हाई मॉरल ग्राउंड पर देखिए वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे होते। और अभी भी ये वक्त है कि अभी भी अगर वो ये समझते हैं कि ये इस तरफ दूसरी तारीख के गलत साइड पे खड़े होकर उन्हें नुकसान हो रहा है, तो अभी भी वो इस चीज के ऊपर सोच सकते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये जो जाली मैंडेट है उसको वापस करें, और अपने एक बड़े अजीम लीडर होने का सबूत दे खुद को कि जनाब देखिए ये इस तरह से है, हमने मुश्किल हालात में ये गलत फैसला किया है, और मेरे ख्याल से अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, फिर भी कोई चांस है कि उनकी सियासत बन जाए। चलें, एक नेशनल ट्रस्ट की आपने बात की, उसमें उनको देखना चाहिए। मैं उसामा जाते जाते वक्त बिल्कुल अख्ताम के करीब है, मैं क्विकली आपसे रिस्पॉन्स चाहूँगा कि अब हमने देखा मियाँ शहबाज शरीफ की जो है वो बड़ी
मफाहमाना सियासत है, जबकि मियां नवाज शरीफ के वाले से ये तासुर था कि वो मज़ामत की बात करते हैं। वैसे उनका ग्रुप अभी भी इसी नौयत की बात कर रहा है। उन्होंने वैसे जब वर्किंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू की उसमें भी वो रमक नज़र आ रही थी। तो आप समझते हैं कि अब अगर मियां नवाज शरीफ ने बागडोर संभाल ली है तो फिर से एक महाज आराई हम देखेंगे मुस्लिम लीग नून की, जो मुझे क्यों निकाला के वक्त थी? कि वो जो मज़ामत है वो सिर्फ मुफाहमत के लिए होती है, और जो ही मुफाहमत हो जाती है, जो ही रास्ता बन जाता है, जो ही लाडले बन जाते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए क्या होता है। ये गुड कॉप बैड कॉप ये पुराना खेलते चले आ रहे हैं। क्या मियां शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं? तो ये सिर्फ ऐसी बात है लोगों को दिखाने के लिए। ये अंदर से सब एक है, और ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए जरा दिखाना होता है कि जब वक्त ज़रूरत हम जरा इस चीज़ को बना सकें। वरना ऐसा मुमकिन है कि आप हुकूमत में हो, सारे मजे भी ले रहे हो, वीआईपी हो, आपको प्रोटोकॉल भी मिल रहा हो, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो, आपके मुखालिफिन को दीवार से लगाया गया हो, आपको वॉक ओवर मिले, आपको फॉर्म 47 मिले, इतना कुछ आपके लिए कर दिया जाए, फिर आप कैसे मज़ामती हो सकते हैं? किसके खिलाफ मज़ामत कर रही है? हाँ जी, तो ये वो पुरानी बात थी। ये नौजवान नस्ल जो है ये बहुत अवेयर हो चुकी है, और एक सेकंड में आप यकीन जानिए अगर हम भी कोई बात इस तरह की करते हैं ना जो फैक्चुअली गलत होगी, तो फौरन हमें करेक्ट कर दिया जाता है, दिखा देते हैं कि जनाब ये इस वक्त ये बात हुई थी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब का ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना है, मज़ामती उनको ये सिर्फ लग रहा है कि अच्छा शायद इससे हमें कुछ वोट मिल जाए, यानी कुछ हमारी तरफ लोगों की तवज्जो हो जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो चल रहे हैं, और शायद इमरान खान साहब को या ये तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी इस वजह से मिली है, और जो मैंने वोट की इज्जतों का नारा लगाया था मैं उस तरफ रहूं, तो ये अब मेरा नहीं ख्याल उनका चूरन बिकने वाला है। बिल्कुल समीना, उसमें ऐड करना चाह रही हैं आप, क्या आप ये समझते हैं कि वो हस्बे जायका ये कह देते हैं या वाकई इस बार संजीदा हैं? जी, मैं बिल्कुल उसामा भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। ये एक आइडियल अप्रोच जरूर हो सकती है कि हमारे लीडर्स, अभी ये बल्कि एहतशाम साहब बात भी कर रहे थे कि जनाब उनको उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, उनको टेन्योर पूरे नहीं करने दिए गए, और जिन हालात में वो काम करते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं डाली जा सकती। लेकिन यही वो वक्त था ना 8 फरवरी का कि आप ना कांधा बनते किसी का, और आप जेन्युइन एक सियासी लीडर के तौर पर, जमहूरी लीडर के तौर पर इस चीज से इनकार करते। तो यहाँ पर आप जब कंधा बनते हैं तो फिर आप जाहिर है कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, फिर वो आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर उसका नुकसान आपको भी होता है, और आपके बाद में पहले तो मुखालिफिन को होता है, फिर बाद में किसी वक्त आपकी भी बारी आ जाती है। लेकिन ये ऐसा कोई ये नहीं करेंगे, ना मुझे कोई ऐसी तवक्को है कि ये कोई अचानक इनकलाबी हो जाएंगे या कुछ। जी बिल्कुल, उन्हें पता है वजीर आला उनकी बेटी है, उनके भाई है, ये सारी हुकूमतें कर रहे हैं, तो वो क्यों ऐसी कोई काम करेंगे, ऐसी कोई हरकत करेंगे जिसकी वजह से उनकी हुकूमतों को खतरा हो। तो ये तो उनका एक ख्वाब था कि उनकी बेटी जो है वजीर आला बने, आगे वजीर आजम भी उन्हें वो बनवाना चाहते हैं, तो वो कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे उनके लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो। ठीक है, वो इस सूरत हाल से जो है वो किसी किस्म में अपने उस पुराने बयानी की तरफ वापस नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही आप तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।